हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही होगी। लॉकडाउन है, मैंने पहले भी बताया, फायदा उठाइए इसका। ठीक है, तो इसी में हम लोग अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर पिछली क्लास तक हम लोग फोरकास्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड के बारे में। राइट, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे टॉपिक्स, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास कोई क्वेरी अब तक नहीं आई है। ठीक, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व किए हैं तो प्लीज सॉल्व कीजिए उन क्वेश्चंस को। जो भी डाउट आता है, डाउट आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आगे हमारे पास में इन्वायरमेंट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अभी जो हम लोग वाटर डिमांड पढ़ रहे थे, उसी वाटर डिमांड से रिलेटेड ही एक दो पॉइंट्स और हैं हमारे पास में। पहले तो इन्हीं को कवर करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अब ये बोलता है कि बेसिकली वाटर डिमांड की अगर बात की जाए तो देखिए, वाटर डिमांड में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया पर कैपिटल डिमांड के बारे में। पर कैपिटल डिमांड कितने टाइप्स की एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो पर कैपिटल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो अब आगे जब इसी में आगे बढ़ते हैं तो ये बोलता है कि कुछ एक रिलेशनशिप्स हैं। जैसे पहला रिलेशन है मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड, इन दोनों में क्या रिलेशन है? मैक्सिमम डेली डिमांड एंड एवरेज डेली डिमांड में क्या रिलेशन है? देखो, ये बोलता है कि जनरली एवरेज डेली डिमांड का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक मंथ को कंसीडर करते हैं, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपने डेली कुछ वाटर की कंजम्पशन हो रही थी, 1st, 2nd, 3rd, 4th अप टू 31st। ठीक है, अब उन 31 दिनों में से ऑन एन एवरेज कितनी कंजम्पशन हुई वो तो बताएगा एवरेज डेली डिमांड। लेकिन अपनी ट्रीटमेंट यूनिट्स कभी भी एवरेज डेली डिमांड पे डिजाइन नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन वाटर की कंजम्पशन एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग इसको हमेशा डिजाइन करते हैं किसके बेसिस पे? मैक्सिमम डेली डिमांड। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था ट्रीटमेंट के डिजाइन में। ठीक है, अब इसी में अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट कैसे होगा। राइट, मैक्सिमम डेली डिमांड को हम पता कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब देखिए, ऐसा तो है नहीं, फ्यूचर तो है नहीं कि हम लोग पहले जाके देखेंगे पूरे एक साल में कि किस दिन पे मैक्सिमम आ रहा है। तो डेफिनेटली वेरी कर सकता है ना, हमें तो एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं इट इज 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। दैट मीन्स एवरेज डेली डिमांड को जब हम लोग 80% बढ़ा देते हैं तो वो बन जाता है अपने पास में मैक्सिमम डेली डिमांड। राइट, इसी से मिलता जुलता आगे अगला आता है मैक्सिमम आर्ली डिमांड। मैक्सिमम आर्ली डिमांड, अब ये किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम आर्ली डिमांड इट इज 1.5 टाइम्स एवरेज आवरली डिमांड। एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारे पास वैल्यू आई है एवरेज आवरली डिमांड को, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपनी डेली डिमांड होती है उस डेली डिमांड के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग एवरेज आवरली डिमांड की बजाय हम लोग ये लिखते हैं इसमें मैक्सिमम आवरली डिमांड में एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। इसका मतलब समझो इस पॉइंट का, ये बोलते हैं कि जिस दिन में मैक्सिमम डेली डिमांड हुई थी उसकी ऑन एन एवरेज आर्ली डिमांड कितनी थी, उसके बेसिस पे हमने मैक्सिमम आर्ली डिमांड को कैलकुलेट किया। तो देखो 1.5 टाइम्स, मैं इसको ये लिख दूं, मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब क्या हुआ? 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। लेकिन मुझे यहाँ पे डेली कंसिडर नहीं करना, मुझे कैसा कंसिडर करना है? आर्ली। तो इसको डिवाइडेड बाय 24। अब ये क्या बना? इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24। यहां जो 2.7 हमने लिखा है, दिस 2.7 इज नोन एज पीक फैक्टर। पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए।
इट इज द रिलेशन बिटवीन, आप इसको ये भी लिख सकते हो, पीक फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम आर्ली डिमांड टू मैक्सिमम एवरेज आर्ली डिमांड, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है एवरेज डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24, ये कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एवरेज आवरली डिमांड को, राइट। अब इसमें पीक फैक्टर की एक्चुअल में तो ये वैल्यू आ गई, बट हमेशा हर केस में ये वैल्यू नहीं होगी पीक फैक्टर की, ये वैल्यू डिपेंड करती है साइज ऑफ द सिटी के बेसिस पे। देखो सिटी का साइज जितना ज्यादा होगा, किसी भी स्केल की अगर बात की जाए, स्केल का साइज जितना ज्यादा होता है उसमें वेरिएशन के चांसेस, एरर के चांसेस उतने कम होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो अपना पीक फैक्टर है, ये पीक फैक्टर डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, साइज ऑफ सिटी या फिर पॉपुलेशन ऑफ सिटी के बेसिस पे। ये बोलता है अगर हमारे पास में साइज ऑफ सिटी 2 लाख से अबव है, 2 लाख से अबव है, तो हम लोग लेंगे पीक फैक्टर 2। अगर 50,000 से 2 लाख के बीच में है 2.5, अदरवाइज 3, लेस देन 50,000 में, अगर 50,000 से कम है आपके पास साइज ऑफ द सिटी, तो उस केस में हम लोग पीक फैक्टर लेके चलते हैं 3 को, जिसके बेसिस पे हम लोग इनको लेके चलते हैं और इसके बेसिस पे हम अपना पूरा का पूरा जो भी अपने ट्रीटमेंट यूनिट्स होंगे वो डिजाइन करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट यूनिट्स का डिजाइन किसके बेसिस पे होगा, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैक्सिमम डेली डिमांड पे, ठीक है। मैक्सिमम आर्ली डिमांड पे हम लोग डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को, जितने पाइप नेटवर्क्स होते हैं, पाइप नेटवर्क्स का डिजाइन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स का डिजाइन, ठीक है, डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, इट इज बेस्ड अपॉन मैक्सिमम आवरली डिमांड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस पॉइंट, ठीक है। ट्रीटमेंट यूनिट्स डेली डिमांड पे, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स आर्ली डिमांड पे। क्यों? क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली हम लोग अपने इंडिया के अंदर इंटरमिटेंट सप्लाई बताते हैं। पिछली क्लास में बताया था इंटरमिटेंट सप्लाई, सुबह 2 घंटे पानी आएगा, शाम को 2 घंटे पानी आएगा। तो जब 2 घंटे पानी आ रहा है उस टाइम पे तो पानी अपने मैक्सिमम स्पीड से आएगा ना, पीक डिस्चार्ज को फॉलो करेगा, तो उसी पीक को कंसिडर करते हुए हमेशा अपना यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स का डिजाइन होगा मैक्सिमम आर्ली डिमांड के बेसिस पे, ठीक है। अगला पॉइंट अगर बताऊं तो अगला पॉइंट आपको ध्यान होगा मैक्सिमम डेली डिमांड, सॉरी ट्रीटमेंट यूनिट्स जो होती हैं, ट्रीटमेंट यूनिट्स की डिजाइन लाइफ बताई थी मैंने, कितनी बताई थी, 10 साल से 15 साल, है ना। और अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की डिजाइन लाइफ पूछी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की डिजाइन लाइफ जो होती है इट इज अबाउट यू कैन से 30 to 35 ईयर्स, 30 से 35 साल, 25 से 30 साल भी कुछ लोग लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स लगभग 30 साल, जो अपनी डिजाइन यूनिट्स हैं, ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, ये लगभग 15 साल तक की इनकी डिजाइन लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वॉल्व। यहां से अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया। टाइप्स ऑफ वॉल्व, कि पाइप के अंदर जो वॉल्व हम लोग यूज करते हैं वो कितने टाइप्स की एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। सबसे पहला जो आता है हमारे पास में, दिस इज गेट वॉल्व। गेट वॉल्व के साथ में इसी का दूसरा नाम स्लुइस वॉल्व भी होता है, ठीक। गेट वॉल्व के बाद में एयर वॉल्व, एयर वॉल्व के बाद में जो थर्ड आता है मेरे पास में, थर्ड इज ड्रेन ऑफ वॉल्व। ड्रेन ऑफ वॉल्व, और ड्रेन ऑफ वॉल्व को हम लोग स्काउर ऑफ वॉल्व भी नाम देते हैं, स्काउर ऑफ वॉल्व, ठीक है। उसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में दैट इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व। अगला जो आता है हमारे पास में, इसको सिर्फ रिलीफ वॉल्व भी नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिफ्लक्स वॉल्व, और रिफ्लक्स का एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिटर्निंग वॉल्व। और एक और होती है बटरफ्लाई वॉल्व। देखो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन वॉल्व के लोकेशन पूछी जा सकती है, पोजीशन जिसको बोलते हैं, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इस तरीके से एक नेटवर्क बना दिया। एक अपने पास में यहाँ पे कोई वाटर सोर्स है, ठीक है, और एक वाटर सोर्स को हमें कनेक्ट करना है आगे जाके नीचे।
ये आ गया दूसरा वाटर सोर्स। ठीक है, दोनों में इनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ वॉल्व को यूज करते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेट वॉल्व और स्लुइस वॉल्व से। समझते जाओ, साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जाओ। गेट वॉल्व या स्लुइस वॉल्व को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द समिट ऑफ द वॉल्व नेटवर्क। समिट, टॉप मोस्ट पॉइंट, गेट वॉल्व। ठीक, तो मतलब इसके अंदर गेट वॉल्व में मैंने बताया कि कहां प्रोवाइड होगा, तो पहला पॉइंट होगा प्रोवाइडेड एट समिट ऑफ द पाइप। अब अगला क्वेश्चन है प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है पाइप में से पानी के फ्लो को रेगुलेट करना। मैं चाहता हूं कि इनलेट से जो अपना इनलेट टैंक है आउटलेट टैंक में पानी ना जाए, हम इस वॉल्व को बंद कर देंगे तो पानी की मूवमेंट बंद हो जाएगी, और सिमिलरली वॉल्व को ओपन कर देंगे तो पानी मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप्स। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे इसके। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में एयर वॉल्व। एयर वॉल्व दो तरीके की होती है, एक होती है एयर रिलीफ वॉल्व और एक होती है एयर इनलेट वॉल्व। दीज वॉल्व्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड एट आइदर साइड्स ऑफ गेट वॉल्व। गेट वॉल्व के दोनों साइड्स में प्रोवाइड करेंगे, बोथ साइड्स एक्चुअली, बोथ साइड भी लिख सकते हो, आइदर साइड भी लिख सकते हो, एक से भी काम चल सकता है। इट इज provided at either side of gate valve। इसका काम क्या है, इसका काम है जो अपने पास में, अब मतलब मैं इसे कहां प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं इस वॉल्व को, जो मैं एयर वॉल्व की बात कर रहा हूं, उसको मैं यहां भी प्रोवाइड कर सकता हूं और यहां भी प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, इनका काम क्या है, एयर की एंट्री को कंट्रोल करना। मान लो पाइप के अंदर एयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट नहीं हो रही, तो एयर को बाहर निकालने के लिए वॉल्व को ओपन कर देंगे तो एयर बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली मान लेते हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो गया पाइप में, तो भी तो पानी मूव नहीं करेगा, तो उसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एयर की इनलेट और आउटलेट के लिए हम लोग एयर वॉल्व को यूज करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट तो हमने लिखा प्रोवाइडेड एट द आइदर साइड ऑफ द वॉल्व, राइट। अब इसका फंक्शन क्या है, तो एयर वॉल्व का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया। इसका फंक्शन क्या है, एयर की एंट्री को कंट्रोल करना। इट controls the entry and exit of air from the pipe। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रेन ऑफ वॉल्व और स्काउर ऑफ वॉल्व। ड्रेन ऑफ, देखो ड्रेन ऑफ का मतलब पानी के फ्लो को, आपको बेसिकली पानी को बाहर निकालना है, राइट। ये बोलता है कि इस पाइप में से पानी चला गया, एंट्री हो गई, यहां से जा रहा है पानी, मैं चाहता हूं यहां से ना जाए, मतलब इस टैंक को खाली करना है, सीधी सी बात, इसका पानी निकालना है लेकिन यहां नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नीचे के साइड में एक वॉल्व बना देते हैं यहां पे, इसको नाम दिया जाता है ड्रेन ऑफ वॉल्व। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये हुआ जब इसमें से इस वॉल्व को ओपन किया तो पानी की मूवमेंट होगी, और पानी की मूवमेंट के साथ साथ पानी ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बाहर निकलता जाएगा। तो ये कैसा बन गया अपने पास, ड्रेन ऑफ या फिर स्काउर ऑफ वॉल्व, जिसका काम क्या था, जितना पानी था उस पानी को बाहर निकालना पाइप में से, ताकि हम लोग रिपेयरिंग मेंटेनेंस की अगर जरूरत हो तो इसको कर सकें। नाउ द क्वेश्चन इज, इसको प्रोवाइड कहां पे करते हैं। मैंने अभी बताया गेट वॉल्व को कहां प्रोवाइड करते हैं, लिखा भी हुआ है, देखो गेट वॉल्व को कहां प्रोवाइड करते हैं, समिट ऑफ द पाइप, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाइप पे। ड्रेन ऑफ वॉल्व को कहां प्रोवाइड किया जाएगा, ड्रेन ऑफ वॉल्व को हमेशा प्रोवाइड किया जाता है बॉटम मोस्ट पॉइंट, तभी तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पानी फ्लो करेगा। तो ड्रेन ऑफ वॉल्व इज प्रोवाइडेड at bottommost point of the pipe। ठीक है, ये हो गया अपने पास में पहला पॉइंट, राइट। पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इन तीनों को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, इसको प्रोवाइड करते क्यों है, इसका काम है पानी को बाहर निकालना, पानी को अपना पाइप में से या फिर जो अपना वाटर बॉडी है उस वाटर बॉडी में से बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पाइप।
इट इज यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पाइप। ठीक है, अब ड्रेन ऑफ वाल्व के बाद में जो फोर्थ टाइप की वॉल्व आती है इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वॉल्व। पहले बटरफ्लाई वॉल्व को समझते हैं। देखो ये आई एम श्योर सबने सुनी होगी, आजकल तो लिवर टाइप की आने लगी है, पहले आती थी इस तरीके से एक सर्कलिंग फॉर्म में होती थी, जो जनरली पता है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं जो अपनी वाटर बॉडीज होते हैं इसके इनलेट या आउटलेट पॉइंट पे, यहाँ पे ये आज भी देखने मिल सकते हैं। आप ऊपर जाओगे अपने जहां पे वाटर टैंक होगा आपके घर का, तो वहां पे आप देखना कि या तो इस तरीके से, अब मैं चाहता हूं कि टैंक में पानी की एंट्री ना हो या पानी बाहर ना निकले, तो इसके लिए एक वॉल्व बना रखी होगी, या तो सर्कल की फॉर्म में होगी जो घूमने वाली होगी जिसको बटरफ्लाई वॉल्व बोलते हैं। आजकल तो लेवर अरेंजमेंट आता है जिससे लेवर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो बटरफ्लाई वॉल्व है एक्चुअल में। तो बटरफ्लाई वॉल्व को प्रोवाइड कहां करेंगे, इसकी लोकेशन कहां होगी, इसकी लोकेशन होगी इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट ऑफ वाटर बॉडी। और इसका काम क्या है, वाटर बॉडी में से पानी की एंट्री को कंट्रोल करना। देखो पाइप में से पानी की एंट्री कौन कंट्रोल करेगा, गेट वॉल्व, ठीक है, और वाटर बॉडी में से, सोर्स में से कौन कंट्रोल करेगा, टैंक में से बटरफ्लाई वॉल्व। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। पाइप में से गेट वॉल्व और वाटर के जो सोर्स है, सोर्स में से बटरफ्लाई वॉल्व। तो इसमें पहला पॉइंट कहां प्रोवाइड होगी, इट इज प्रोवाइडेड at inlet or outlet point of the source या फिर टैंक, वाटर टैंक। ठीक है, प्रोवाइड करते क्यों है, कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ वाटर, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, एंट्री और एग्जिट ऑफ द वाटर टू द टैंक। इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बटरफ्लाई वॉल्व के बाद में, ये तो हो गया बटरफ्लाई वॉल्व, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप की वॉल्व आती है मेरे पास में, दो टाइप की वॉल्व रह गई है जिनको हम लोग डायग्राम से नहीं शो कर सकते, तो मैं इसको ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले है रिलीफ वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, ठीक है, और नॉन रिटर्निंग या रिफ्लक्स अगली। ये बोलते हैं रिलीफ या प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या होती है, ये भी सबने देखी हुई है। इसको हम लोग ऐसे नहीं कोई प्रोवाइड करते, इनकी कोई प्रॉपर ऐसी लोकेशन नहीं है। जो अपना पाइप अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो रेगुलर इंटरवल्स पे पानी के प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोग इनको बनाते हैं। कई बार पानी ज्यादा प्रेशर से आ रहा होता है तो बीच में से प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोग इन वॉल्व को प्रोवाइड करते हैं। ये आपको जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने मिलेगी, ये मिलेगी आपको रेलवे स्टेशन पे। जो रेलवे लाइंस होती हैं, रेलवे लाइंस के साथ में एक रेलवे लाइन आ गई, दूसरी आ गई, बीच में से वाटर के पाइप्स जा रहे होते हैं। जिन वाटर के पाइप्स में जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं उनके बीच में लगाई हुई होती है रिलीफ वॉल्व। आपने देखा भी होगा, कई बार पानी भी गिरता रहता है वहां से, ठीक है, आवाज भी आती रहती है, तो वो एक्चुअल में रिलीफ वॉल्व है जिसका काम है प्रेशर को रिलीज करना। तो इसका अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, टू रिलीज प्रेशर, टू रिलीज प्रेशर फ्रॉम द पाइप। पहला। दूसरा फंक्शन क्या हो गया रिलीफ वॉल्व का, तो दूसरा फंक्शन जो आपके पास में एग्जिस्ट करेगा वो सेकंड फंक्शन यहां पे एग्जिस्ट करेगा। देखो पहला तो हो गया रिलीज प्रेशर, इनफैक्ट दूसरा इसकी लोकेशन होगी, फंक्शन नहीं, तो इसकी दूसरी लोकेशन होगी एट रेगुलर डिस्टेंस या फिर इंटरवल ऑफ द पाइप नेटवर्क, रेगुलर डिस्टेंस और इंटरवल ऑफ द पाइप नेटवर्क। ये बना आपके पास में रिलीफ वॉल्व। अब चलते हैं रिलीफ वॉल्व के बाद में आगे। जो लास्ट है मेरे पास में, आई थिंक दिस वाज द फिफ्थ वन, राइट, तो मेरे पास में जो सिक्स्थ वन बनेगा वो सिक्स्थ है रिफ्लक्स वॉल्व। रिफ्लक्स वॉल्व और नॉन रिटर्निंग वॉल्व। देखो नॉन रिटर्निंग, ठीक है, जो वापस आने से रोके, रिटर्न होने से रोके, डेफिनेटली उसी को ही तो नाम देंगे नॉन रिटर्निंग। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये बोलते हैं कि इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो अपने वाटर पंप्स होते हैं उसके एग्जिट पॉइंट के ऊपर। अब वाटर पंप है, मान लो ये इस तरीके से एक आउटलेट पॉइंट था वाटर पंप का, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हम पंप को बंद करेंगे, पहले तो पंप इस पे पानी पे प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने पंप को बंद किया
उस कंडीशन में क्या होगा, एकदम से प्रेशर लगना बंद होगा तो पानी पीछे आएगा ना, और पीछे आएगा तो पंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल्व प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स वॉल्व। ये एक यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होती है। जैसे ही आप पंप को बंद करोगे ये वॉल्व भी बंद हो जाएगी, और ये वॉल्व जैसे ही बंद हुई ये पानी के फ्लो को पंप की तरफ जाने से रोकेगी और पंप को खराब होने से बचा लेगी। ठीक है, तो रिफ्लक्स वॉल्व में हम लोग लिखते हैं इट इज ए नॉन रिटर्निंग टाइप ऑफ वॉल्व। नॉन रिटर्निंग वॉल्व प्रोवाइड कहां पे करेंगे, प्रोवाइडेड विच इज प्रोवाइडेड एट द एग्जिट पॉइंट, provided at the exit point of the water pump। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है it maintains the water flow, it maintains the water flow from pump in one direction। एक डायरेक्शन में ये पानी के फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये अपने पास में टोटल 6 टाइप के वॉल्व्स और उनके लोकेशंस के, जनरली हम लोग वॉल्व्स को और उनकी लोकेशंस को किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब हमने यहाँ पे जाना, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, ये तो हो गया वॉल्व। अब वॉल्व के बाद में नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, कि जनरली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स किस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करके चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। अपने जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला जो है वो है डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम के बाद में आगे आता है हमारे पास में रेटिकुलर सिस्टम। रेटिकुलर सिस्टम के बाद में आगे आता है हमारे पास में, रेटिकुलर को ग्रिड आयरन भी बोलते हैं। उसके बाद में अगला है रिंग सिस्टम, और रिंग सिस्टम के बाद में जो फोर्थ है हमारे पास में, दैट इज नोन एज रिंग सिस्टम, बेसिकली रेडियल सिस्टम। तो इन चारों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो सबसे पहला है आपके पास में, दिस इज डेड एंड सिस्टम, and this dead end system is also known as tree system। इस डेड एंड सिस्टम को हम लोग ट्री सिस्टम भी नाम देते हैं। देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो डेड एंड्स या फिर ट्री में जिस तरीके से ब्रांचेस निकलते हैं ये उसी तरीके से फॉर्म होता है। सेंटर से जो पाइप में से पानी पास होगा ये हो गई अपनी एम का मतलब है मेन पाइप। जो मेन पाइप से सबसे पहले पानी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, मेन पाइप से पानी ट्रांसफर होता है सब मेन्स में। इस तरीके से ये जो रेड वाली लाइंस हैं, ये सारी रेड लाइंस इंडिकेट करती हैं सब मेन्स को, एसएम। ठीक है, और सब मेन्स के बाद में आगे आता है ब्रांचेस। तो ये सब मेन्स आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से ब्रांचेस में। कहीं पे कैसे भी आप इसकी ब्रांचेस को बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से अपना ब्रांचेस को इंडिकेट कर दिया। अब जरूरी नहीं है सिर्फ इतना ही हो, ये तो फिर भी सिमेट्रिकल लग रहा है। इस तरीके से ये आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी अपना ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। फिर इनमें से फिर से ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये ब्रांचेस हो गई, ये ब्रांचेस हो गई। जैसे पेड़ होता है जनरली ट्री, उसमें कैसे भी कहीं से भी तो ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो ये उसी तरीके का ही अपने पास में सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसको मैंने लिखा है, जो ब्लैक वाली लाइंस हैं, दीज आर बी स्टैंड्स फॉर ब्रांचेस। एसएम अगर बात किया जाए, देखो एम से अगर बात करते हैं तो एम का मतलब है मेन पाइप्स, मेन्स। एसएम की अगर बात करते हैं तो एसएम है सब मेन्स, सब मेन्स। ठीक है, और बी इज ब्रांचेस। अब देखो स्टार्टिंग में डेड एंड सिस्टम से शुरुआत किया मैंने, तो पानी का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, पानी का फ्लो आना स्टार्ट हुआ मेन से। अब मेन से किस में डिवाइड होगा, सब मेन्स में, सब मेन से ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से लेटरल के थ्रू घर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है पानी। ठीक है, अब इस मेथड के बहुत सारे
ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी होंगी तो लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो अब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें डेड एंड सिस्टम में, ये सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू डिजाइन है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत तो है नहीं। जहां मन किया अपना खींच दी लाइन, पाइप लगा दिया और अपना पानी का पास होना स्टार्ट हो गया। तो ये बोलता है कि दिस सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड इजी टू डिजाइन, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है मेरे पास में, वो अगला पॉइंट है कि ये जो मेन्स है, बेसिकली मेन से सब मेन्स में पानी गया, सब मेन से ब्रांचेस में गया। तो देखो अगर मुझे फ्यूचर एक्सपेंशन की जरूरत पड़े, मान लो कल को मुझे पता चला यहाँ एक नई कॉलोनी निकल गई, एक एक्सटेंशन आ गया, तो क्या मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत आसानी से। सब मेन को यहां से जोड़ दिया, ठीक है, फिर आगे ब्रांचेस आ जाएंगी। तो इस तरीके से इस मेथड में ये जो अपना सिस्टम है, इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल भी है और आसान भी है। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम इज इजी, ठीक। अब इसी कारण से ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। दिस मेथड इज वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल, राइट। अब चलते हैं इसके लिमिटेशंस की तरफ। अब देखो इसके लिमिटेशंस की अगर बात करें तो अब नंबर ऑफ लिमिटेशंस भी डेफिनेटली इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब पहले लिमिटेशन से ही शुरुआत अगर करते हैं, देखो यहां से पानी मेन से गया सब मेन में, सब मेन से गया ब्रांच में। अब ब्रांच में इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कहां जाएगा पानी? जितना पानी यहां कंज्यूम हुआ, यहां तक कंज्यूम हुआ, वो तो ठीक है, रिमेनिंग वाटर तो यहीं पे रुक गया, इसको बोलते हैं डेड एंड, ठीक है। अब इस सिस्टम में बहुत सारे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डेड एंड्स, और सो मेनी डेड एंड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को नाम देते हैं डेड एंड सिस्टम। तो पहला मेथड, पहला जो लिमिटेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेड एंड्स। इसमें बहुत सारे डेड एंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? दूसरा पॉइंट बोलता है, अब देखो डेड एंड्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पानी होगा वो पानी स्टेगनेंट रहेगा, और उस पानी को बाहर निकालना है, अगर मुझे कहीं से भी पानी को बाहर निकालना होता है, कौन से वॉल्व यूज करते हैं? अभी बताया, अभी हमने पानी को बाहर निकालने के लिए नीचे की साइड में जो वॉल्व लगाई थी, उस वॉल्व का नाम क्या था? ड्रेन ऑफ वॉल्व। तो इस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ ड्रेन ऑफ वॉल्व की रिक्वायरमेंट होगी। इट रिक्वायर्स large number of drain of wall, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये बोलता है, देखो क्या इस मेथड में फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी यहाँ पे आया ये तो यहाँ पे रुक गया ना, सर्कुलेट तो नहीं हुआ। अब मान लो इसी सिस्टम में मुझे पानी पहुंचाना है यहाँ पे, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे खराबी हो गई, तो जब खराबी हो जाएगी तो इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है पानी पहुंचाने का। तो ये बोलता है कि इस मेथड में देयर इज नो अल्टरनेट रूट और वे टू बेसिकली फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। तो नो अल्टरनेट वे फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी की मूवमेंट के लिए कोई भी अपने पास में दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है। आई थिंक ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। और साथ में हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर, फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये हो गए इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन भी होगी। सॉरी, दैट मीन्स कौन सी सिटी में हम इसे यूज करेंगे, कहां पे इसे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर अनप्लान्ड सिटीज, यूज्ड फॉर अनप्लान्ड सिटीज। ऐसी सिटीज जिसमें बेसिकली प्लान नहीं किया गया है, जिनके लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हैफेजार्ड मैनर में ग्रो करेंगी। हैफेजार्ड मैनर का मतलब क्या हुआ? ब्रांचेस में सीधा नॉर्मली अपना पानी को कहीं से भी कैसे भी ट्रांसफर कर दिया, कहीं पे भी सबमेन लगा दी, कहीं पे भी ब्रांच लगा दी, कहीं पे भी कोई भी कॉलोनी निकल रही है
उस टाइप की सिटीज में जनरली हम लोग हमारे ट्री सिस्टम या फिर डेड एंड सिस्टम को यूज करते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास में पहला सिस्टम जिसको हमने नाम दिया अपना डेड एंड सिस्टम या फिर ट्री सिस्टम। अगले सिस्टम की बात करते हैं, नेक्स्ट इज ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास में ये है ग्रिड आयरन सिस्टम। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ग्रिड आयरन सिस्टम क्या है, जो हमारा ट्री सिस्टम था डेड एंड सिस्टम, ये उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, इसमें इंटरकनेक्टेड होंगे। ये हो गई अपने पास में मेंस, ठीक। अब मेंस को हमने कनेक्ट किससे किया था, सब मेंस से। तो इस तरीके से अपने पास में ये हो गई सब मेंस। और सब मेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे हम लोग ब्रांचेस की हेल्प से। इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दी ब्रांचेस। और घरों में पानी पहुंचाने के लिए जो पाइप्स यूज होते हैं उनको हम लोग लेटरल्स नाम देते हैं। तो सब मेन से किसमें आया पानी, ब्रांचेस में, ठीक है। अब देखो मेन से सब मेंस में, सब मेन से ब्रांचेस में, जैसे पहले चलता है बिल्कुल उसी तरीके से। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इसको प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या है। देखो पहले वाले की अगर बात करें तो पहले वाले मेथड में वो सिंपल था, इजी था, फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल था। क्या इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल है, देखो इधर, क्या इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब यहीं पे अगर आगे लेके चलते हैं तो हम लोग बस क्या करेंगे, अपना सब मेंस को आगे खींच देंगे। और सब मेंस आगे गई जब अपने पास में, तो सब मेंस को ब्रांचेस के थ्रू भी तो कनेक्ट किया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली फ्यूचर एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तो पहला अगर पॉइंट लिखा जाए तो यहाँ पे भी फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल है, ऑफ द पाइप इज पॉसिबल। अगला आता है, अब देखो इसी में अगर उसके साथ में लिमिटेशन लेके चलते हैं तो उसमें पहली लिमिटेशन थी डेड एंड्स की फॉर्मेशन। क्या इसमें डेड एंड्स बनेंगे, नहीं, क्योंकि देखो सब मेन से इधर पानी गया, ब्रांच में आ गया, यहां से भी जा सकता है। तो देखो पानी का सर्कुलेशन पॉसिबल है, तो डेड एंड्स की फॉर्मेशन का कोई सीन ही नहीं है। तो इसमें पॉइंट अगर लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेड एंड्स, नो डेड एंड्स फॉर्मेशन। और जब डेड एंड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसकी वजह से हमारे पास में वो भी नहीं अवेलेबल होगा बेसिकली, मतलब फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर भी आसानी से हो सकता है। तो फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, ऑफ वाटर इज पॉसिबल, है ना। अब ये भी हो गया, समझ में आ गया दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट भी फ्री सर्कुलेशन पॉसिबल है। फ्री सर्कुलेशन के साथ में अगर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं तो क्या यहाँ पे हमारे पास में एक से ज्यादा रूट अवेलेबल है पानी पहुंचाने के लिए, वो भी है। अब पानी पहुंचाना है आपको इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो मैं यहां से भी पहुंचा सकता हूँ, यहां से भी पहुंचा सकता हूँ। तो मेरे पास ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल है। तो अगला पॉइंट, मोर देन वन रूट्स आर अवेलेबल फॉर वाटर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी। अब लिमिटेशन कौन कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो मोस्टली हम लोग इनको यूज करते हैं प्लांट सिटीज में। बाकी सारी जितनी भी हैं सारी की सारी किसमें यूज होती हैं, प्लांट सिटीज में। सारे सिस्टम यूज में आप प्लांट सिटीज लिख भी सकते हैं। इसका मेजर जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ वॉल्व की रिक्वायरमेंट्स होगी। देखो अब यहाँ पे गेट वॉल्व लगेगी, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर की एंट्री को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, गेट वॉल्व्स लगानी पड़ेंगी। तो इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ गेट वॉल्व्स, ठीक है। और इसके साथ में इस पूरे नेटवर्क को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। इट रिक्वायर्स हाई प्लानिंग फॉर डिजाइन करने के लिए, डिजाइन के लिए इसमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यही है, देखो डायग्राम अगर समझ में आ जाए तो अपने पॉइंट्स तो हम सारे के सारे सिंपल बना भी सकते हैं इसके। अब अगला जो सिस्टम है, अगला सिस्टम है हमारे पास में रेडियल सिस्टम। इनफैक्ट पहले रिंग सिस्टम की बात करेंगे।
थर्ड इज रिंग सिस्टम। अब देखो रिंग सिस्टम में क्या होगा, रिंग सिस्टम में जो अपना मेन पाइप है, इस मेन पाइप को हम सिटी के बाहर की तरफ रखेंगे। हमने इस तरीके से अपने मेन पाइप को रखा, ठीक है, और मेन पाइप को आगे कनेक्ट किससे किया, सब मेन से, और सब मेन्स आगे किससे कनेक्टेड हो जाएंगी, ब्रांचेस से। राइट, अब जो आउटर एंड्स है, आउटर एंड्स है मेन पाइप्स, उसके बाद में ये रेड वाला जो हो गया, दीज आर सब मेन्स, ब्लू वाली जो लाइंस हो गई, दीज आर ब्रांचेस, और घरों में पानी पहुंचाने के लिए लेटरल्स है। तो अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा, मेन पाइप्स आर प्रोवाइडेड at outer periphery of the city। ठीक है, और मेंस को सब मेन से कनेक्ट करेंगे, सब मेंस को ब्रांचेस से कनेक्ट करेंगे। राइट, अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसके लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं या एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो देखिए इसके अंदर ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आता है मेरे पास में, क्या इसके अंदर फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल है, नहीं। देखो अगर फ्यूचर में कोई कॉलोनी बनी तो उसमें हम लोग इसको नहीं एक्सटेंड कर सकते, तो यहाँ पे ये इसकी लिमिटेशन की तरह काम करेगा, फ्यूचर एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करें, क्या इसके अंदर कोई डेड एंड बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो नो डेड एंड फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो डेड एंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अगला पॉइंट बोलता है पानी का सर्कुलेशन, बिल्कुल पानी का सर्कुलेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल फ्री सर्कुलेशन एग्जिस्ट करेगा, आसानी से पानी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा रास्ते से भी पहुंचाया जा सकता है, तो मोर देन वन रूट आर आल्सो अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नो डेड एंड फॉर्मेशन, फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल। तो ये तीनों बन गए इसके एडवांटेजेस। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो इसको भी तो डिजाइन करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, तो रिक्वायर्स हाई प्लानिंग टू डिजाइन। ठीक है, अगला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ वॉल्व की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। और इसके साथ में एक तीसरा पॉइंट और इसमें और मैं इंक्लूड करूंगा, वो जो अभी ऊपर लिखा था, वो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है, फ्यूचर एक्सटेंशन या फिर फ्यूचर एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया अपने पास में फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये बना अपने पास में जो हमारा थर्ड सिस्टम था, दैट वाज रिंग सिस्टम। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे सभी को। अब रिंग सिस्टम के बाद में लास्ट आता है मेरे पास में रेडियल सिस्टम। लास्ट इज रेडियल सिस्टम। अब देखो ये जो रेडियल सिस्टम है, ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन किसकी है, पहले सिस्टम की, डेड एंड सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है रेडियल सिस्टम। इसमें अपना क्या हुआ, जो अपना मेन पाइप था, ये मेन पाइप आ गई है, ये हो गई मेंस। अब मेंस के थ्रू वाटर की मूवमेंट कहां होगी, सब मेंस में। ठीक, और सब मेंस में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसके स्टेशंस बना देंगे, हेड बना दिए यहाँ पे, जिनमें पानी इकट्ठा होगा, पानी कंट्रोल होगा, और फिर इस पानी को हम लोग रेडियल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आगे ट्रांसफिरेट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके का जो सिस्टम बनता है, दिस सिस्टम इज नोन एज रेडियल सिस्टम। अब देखो इसको प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या है, इसको प्रोवाइड करने का एक ही बेनिफिट है, देखो, और एक ही पॉइंट है इसमें काम का। बाकी तीनों मेथड को अगर कंपेयर किया जाए, चाहे अपना ट्री सिस्टम हो, चाहे ग्रिड आयरन सिस्टम हो, चाहे रेडियल सिस्टम हो, रिंग सिस्टम हो, तीनों सिस्टम में क्या होगा, जब पानी अपने इनलेट से चलेगा और आउटलेट में पहुंचेगा तो लॉसेस भी तो मैक्सिमम होंगे। पानी, अगर मैं पिछले वाले की बात करता हूँ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था, मेन पाइप से पानी चला, तो जब मेन से चलते हुए ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, या इस पॉइंट पे अगर पहुंचा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि लॉसेस ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, रेडियल सिस्टम। हम लोग इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कवर करने के लिए, हम लोग यहाँ पे पहले पानी को इकट्ठा करेंगे। ये क्या करेगा, एक प्रेशर हेड सफिशिएंट मेंटेन करेगा, और उस प्रेशर हेड से
इक्वली हम लोग हर डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ही पॉइंट है काम का, वो पॉइंट ये है, इट मेंटेन्स हाई प्रेशर हेड ऑफ वाटर, हाई प्रेशर हेड ऑफ वाटर। और अधिकतर हम लोग इसको, जो आजकल जो सिटीज जैसे स्मार्ट सिटीज बोलते हैं ना, तो वो स्मार्ट सिटीज हो गई, जो आजकल सोसाइटीज वगैरह बन रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स की, मोस्टली वहां पे हम लोग रेडियल सिस्टम्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो अभी ग्रेटर नोएडा वाला पार्ट बना है, चंडीगढ़ के अंदर अधिकतर आपको ये वाला सिस्टम देखने मिलेगा, रेडियल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग टोटल 4 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। पहली क्लास थी हमारे पास ट्री सिस्टम, ट्री के बाद आया ग्रिड आयरन सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम के बाद में थर्ड हमारे पास बना जो ये वाला था रिंग सिस्टम, और रिंग के बाद में फोर्थ बना हमारे पास में रेडियल सिस्टम। ठीक है, और इसी के साथ हमने हमारे फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, जिस यूनिट के अंदर बेसिकली हमने रॉ वाटर इंजीनियरिंग को कवर किया, जिसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल पैरामीटर्स, उसके बाद बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, फिर हमने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट को कवर करने के बाद वाटर डिमांड पड़ा था, और वाटर डिमांड के बाद लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लिया। राइट, आई होप समझ में आया होगा सभी को अच्छे से। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक टेस्ट भी होगा इसका। ठीक है, तो हम उस टेस्ट को पहले डिस्कस करेंगे एक क्लास में, फिर हम लोग आगे अपना नया वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें बीओडी सीओडी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर बहुत लोग वेट भी कर रहे होंगे उसके लिए, कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं बहुत लोग। ठीक है, अब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये पॉइंट है कि जो हमारा ट्री सिस्टम है, यहाँ पे लिख भी देता हूं उस पॉइंट को ताकि ध्यान रहे। जो हमारा ट्री सिस्टम है, डेड एंड सिस्टम, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं डार्सी-वेज़बैक फॉर्मूला, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हेड लॉस वाला फॉर्मूला, उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं ट्री सिस्टम को। ट्री सिस्टम इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डार्सी-वेज़बैक फॉर्मूला। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा ही पॉइंट इसी में कौन सा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। दोनों को मिला के हम लोग अपने ट्री सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट, जितने बच गए, कौन कौन से बचे, एक बचा ग्रिड आयरन, ग्रिड आयरन के अलावा रेडियल सिस्टम, और रेडियल के अलावा रिंग सिस्टम। इन तीनों को डिजाइन किस पे करते हैं, इन तीनों को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डी क्रॉस मेथड। सिर्फ इतना याद रख लो, बहुत है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों के तीनों सिस्टम्स किस पे डिजाइन होंगे, हार्डी क्रॉस मेथड में, बेसिकली जिसके अंदर हेड लॉस डिस्चार्ज की एक्स पावर पे डिपेंड करता है, डिस्चार्ज के बेसिस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जनरली हम लोग वो वाला फॉर्मूला लेते हैं ना हेड लॉस के लिए, फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, फ्रिक्शन के बेसिस पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हेड लॉस डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है। दिस इज नोन एज हार्डी क्रॉस फॉर्मूला या हार्डी क्रॉस मेथड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर आगे एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आज का वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में, खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने का, क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप नोट्स को कितना मर्जी रख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपने लेवल पे खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कितने मर्जी क्वेश्चन करा दूं, दैट डजंट मैटर, वो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोगों की नहीं, उससे मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, बुक्स को सॉल्व कीजिए, जिसमें भी डाउट होता है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।